Welcome again, and this is the third video of supramolecular chemistry series. So basically इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू मेक सम थिंग्स वेरी क्लियर, क्योंकि सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री एक न्यू अप्रोच है केमिस्ट्री का और इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च और ज़्यादा बुक्स अभी तक नहीं है. सो स्टूडेंट्स माइट गेट कन्फ्यूज़ कि कौन कौन से टॉपिक रेलेवेंट होते हैं और मतलब कन्फ्यूज जाते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है. तो बेसिकली अगर हम सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री को डिवाइड करें ब्रॉडली तो हम इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले हमें पढ़ना होता है जो बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में, लाइक प्री ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट वगैरह, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं. सेकेंड, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री को हम बेसिकली होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री ही बोलते हैं. ठीक है, कि होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. तो आपका गेस्ट कितने टाइप का है उसके अकॉर्डिंगली आपके होस्ट भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे, तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं. तो एक हमारे पास गेस्ट होता है कैटायन, एक होता है एनायन एंड एक होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल. तो हम जो कैटायन गेस्ट होता है उसके बारे में और उससे रिलेटेड होस्ट के बारे में सेकंड वीडियो में पढ़ चुके हैं. अब हम जो अपकमिंग वीडियोज़ आएंगे उसमें हम एनायनिक गैस के बारे में एंड न्यूट्रल गैस के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हमें पढ़नी होती है एप्लीकेशंस. ठीक है, अब जो ये एनायनिक गैस हैं, कैटायनिक गैस है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो आपकी गैस हैं, आपको एक बात समझनी होगी यहाँ पे कि इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है, मेडिकल फील्ड में भी इंपॉर्टेंस होती है. ड्रग डिलीवरी हो गया या फिर आयंस या फिर आपके जो आयंस होते हैं पोटेशियम सोडियम, जो सोडियम पोटेशियम पंप जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ये आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और इसीलिए हम सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री को पढ़ते हैं ताकि हम इन कैटायंस की मूवमेंट को, इन अनायंस की मूवमेंट को या फिर जो आयंस हैं जो कि आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए रिलेवेंट है उनकी मूवमेंट को इजी कर सके और उनका जो एक्यूमुलेशन है हमारी बॉडी में, जो ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में, वो इजीली कैरी आउट हो सके. तो ये बेसिकली अप्रोच होता है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री को पढ़ने का. प्रीवियस वीडियो में हम क्राउन वगैरह पढ़ चुके हैं. इसमें हम देखेंगे कि क्यों हमें ज़रूरत है ये जो ये सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री इसको डेवलप करने की, मतलब कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इन कैटायंस का और इनका अगर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना है तो किस तरीके से होगा. ओके, तो सबसे पहले आती है सोडियम पोटेशियम पंप. सो जो सोडियम पोटेशियम पंप की अगर हम बात करें, सो बिकॉज ये आयंस है और जो भी हमारी मेम्ब्रेन होती है, सेलुलर मेम्ब्रेन, वो लिपिड्स की फॉर्म होती है. तो वहाँ पे बिकॉज ये आयंस है तो इनका मूवमेंट इतना ईजी नहीं होता. ठीक है, सो दिस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, एंड ATPase एंजाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम. द एंजाइम quenches sodium from the inside of the cell and transport it to the outside against the prevailing concentration gradient. Simultaneously potassium is transported into the cell. ठीक है, देखो बेसिकली जो मूवमेंट होता है आयंस का आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके एक साइड पोटेशियम है, एक साइड इसके सोडियम है. तो अगर यहाँ पे भी कंसंट्रेशन और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट आयंस का वो नहीं होगा. आपको पता है हमेशा चीज़ ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट होना ज़रूरी है. अगर वो पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं हुआ, अगर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं हुआ तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. ठीक है, सो दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो प्रिवेल करता है इज हेल्पफुल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम आयंस आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल. Okay, thus in the intracellular fluid there is high concentration of potassium, outside there is high concentration of sodium. मतलब सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एंड इनसाइड द सेल पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कलाई मेटल कैटायंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फीचर दैट रिजल्ट्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस. तो बेसिकली स्लाइड में हमें क्या समझना है कि जो ट्रांसपोर्ट है आयंस का वो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. सो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इस ट्रांसपोर्ट को कैरी आउट कराने में, वो एक है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एक होता है आपके एंजाइम्स. ओके, नाउ पोटेशियम एंड sodium cations are not at all lipophilic. They cannot effectively diffuse through the cell wall unless something makes them lipophilic or a non-lipophilic pathway is created for them. तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि वी नो जो हमारी स्किन मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी हुई होती है. ओके, और जो आपके आयंस होते हैं वो लिपोफिलिक नहीं होते, वो लिपोफोबिक होते हैं. फिलिक का मीनिंग लिपिड्स लविंग और फोबिक का मतलब लिपिड्स हेटिंग. तो जो आपके आयंस होते हैं वो लिपोफिलिक नहीं होते, तो उनका जो मूवमेंट होता है वो इतना ईजी नहीं होता.
अब अगर हम चाहते हैं कि इनका मूवमेंट्स ईजी हो, बिकॉज ये आयंस हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट बहुत, और जो इनका ट्रांसपोर्ट है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट कि हम आयंस को, फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयंस है, इसको इम्बाउंड कर लें या फिर इसको सराउंड कर लें किसी ऐसी चीज़ से जो कि लिपोफिलिक हो, वो आपके होस्ट होंगे बेसिकली। ठीक है, आप एक होस्ट से इस आयंस को सराउंड करेंगे, जो आपका होस्ट होगा वो लिपोफिलिक होगा और इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा है आपके पास कि आप हाइड्रोफिलिक चैनल्स क्रिएट कर दें जहाँ से आपके आयंस चले जाएं। फॉर एग्जांपल ये आपकी सेल है, इसके अंदर जो ये ब्लू ब्लू में दिख रहा है आपको, ये आपका हाइड्रोफिलिक चैनल है जहाँ से आपके आयंस चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप अपनी सेल मेम्ब्रेन में हाइड्रोफिलिक चैनल क्रिएट कर दें या फिर आप अपने आयन को किसी लिपोफिलिक होस्ट में बाउंड करके ट्रांसपोर्ट करें। तो ऑब्वियसली जो ये लिपोफिलिक में बाउंड करने का आइडिया है ये ईजी है। ठीक है, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम यूज़ में लाते हैं और इसीलिए हम फर्दर रिसर्च कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट को रिकॉग्नाइज कर सके, फाइंड आउट कर सके, ताकि जो ट्रांसफ़र इन आयंस का वो और इजीली हो सके। उसके बाद आते हैं आयनोफोर्स क्या होते हैं। देखो, द कैरियर लिगेंड रिक्वायर फॉर मेटल आयन ट्रांसपोर्ट विच इज सेलेक्टेड टू द मेटल कैटायन एंड शील्ड इट फ्रॉम द लिपोफिलिक रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आयनोफोर। तो आयनोफोर बेसिकली क्या होता है, उन होस्ट को कहा गया है जो आपके मेटल आयन को सराउंड करते हैं और उनके ट्रांसफ़र को ईजी करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, अगर हम चाहते हैं पोटेशियम आयन ही ट्रांसफ़र हो, सोडियम ना हो, तो आप ऐसा होस्ट प्रिपेयर करना ज़रूरी है जो सिर्फ पोटेशियम आयन के लिए सेलेक्टिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की गई है कि जो कैरियर लिगेंड हो वो ऐसा हो जो मेटल आयंस के ट्रांसपोर्ट को ईजी करे, उसको जो लिपोफिलिक रीजन होता है उससे शील्ड करे और सेलेक्टिव भी हो। ठीक है, अगर हम नेचुरली बात करें, सो जो नेचुरल आपको जो ये आयनोफोर्स हैं दैट उसके एग्जांपल्स हैं वैलिनोमाइसिन एंड नोनेक्टिन। ठीक है, दिस आर द फेमस वन। और यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि एक चैनल है जहाँ से आपके आयंस है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट वैलिनोमाइसिन and nonactin. So valinomycin helps in catalyzing the exchange of potassium and H plus across the membrane of mitochondria within cell. You know, valinomycin and nonactin are the examples of ionophores, means they are useful in carrying out the transport of metal ions across the cell membrane that is needed for the proper functioning of our body. Okay, so chemically valinomycin is a cyclic deoxypeptide made up of threefold repetition of 4 amino acids. बेसिकली जो आपका वैलिनोमाइसिन है वो अमीनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम 4 अमीनो एसिड देखें कौन कौन से यूज़ होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैलिनोमाइसिन, सो वो हैं वेलाइन, हाइड्रोक्सी आइसोवैलरिक एसिड, वेलाइन एंड डी वेलाइन, एलवेलाइन एंड एल लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 आपके अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ हैं जो रिपीट होके आपके वैलिनोमाइसिन की फॉर्मेशन करते हैं। वैलिनोमाइसिन एक आयनोफोर है जो कि आपके आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द बॉडी। ओके, उसके बाद जो वैलिनोमाइसिन है एंड नोनेक्टिन है वो दोनों ही पोटेशियम आयन के लिए सेलेक्टिव हैं, बिकॉज ये बहुत अच्छे से अरेंज कर लेते हैं एक ऑक्टाहेड्रल एरे में खुद को। ठीक है, अराउंड पोटेशियम आयन, और इससे जो ट्रांसपोर्ट होता है पोटेशियम आयन का वो बहुत ईजिली हो पाता है। ठीक है, ओके, एंड एज आई एम सेइंग दैट इट इज़ सेलेक्टिव फॉर पोटेशियम, मतलब कि अगर हम कैविटी देखें, ठीक है, ये आपका वैलिनोमाइसिन का एग्जांपल है, ये आपका नोनेक्टिन का एग्जांपल है, तो इनकी कैविटी देखें तो इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके जो रुबेडियम होते हैं, सीजम होते हैं, उनको एक्यूमुलेट कर सके, उनको फिट कर सके, और ठीक है, और इतनी छोटी भी नहीं होती कि सोडियम आयन इसमें फिट आ जाए। तो अगर हम सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करने की सोचेंगे इसके थ्रू, तो यहाँ पे बहुत सारा वैकेंट स्पेस होगा और वो इसको ईजिली फिट नहीं करता, जिससे ट्रांसफ़र ईजिली नहीं होता। और अगर हम सीजम वगैरह के आयंस की बात करें तो वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम इसके साइज़ के अकॉर्डिंग है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है, जिसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मीनिंग होता है, जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करे और अच्छी सी बॉन्डिंग करे। नाउ द इंट्रैक्शन ऑफ द हाइड्रोफिलिक carbonyl oxygen atoms with the central potassium ion causes the lipophilic isopropyl groups to point towards, thus exposing a primarily hydrocarbon coated outer sheath to the surrounding medium. अब देखो,
अगर आप वैलिनोमाइसिन का स्ट्रक्चर देखें सो यू विल फाउंड कि जो कार्बोनल एटम जो बॉन्ड है, कार्बोनल जो ग्रुप है, उसका ऑक्सीजन एटम इज फेसिंग टुवार्ड्स द इंटीरियर, ठीक है। और जो आपकी आइसोप्रोपाइल चेन है वो एक्सटीरियर फेस कर रही है। मीन आइसोप्रोपाइल चेन्स आउटसाइड है तो वो एक लिपोफिलिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है जिससे ट्रांसफ़र इजीली हो, और कार्बोनल ग्रुप की ऑक्सीजन अंदर है ताकि वो जो आपका कैटायन है उसके साथ इंटरेक्ट करके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यू विल सी कि आपको नाइट्रोजन एटम भी देखने को मिल रहे हैं। तो जो रिमेनिंग अमाइड फंक्शनली है वो एक जिपअप की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब कि वो आपकी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग कर रही है। सो द रिमेनिंग अमाइड फंक्शनलिटीज एक्टिंग एज अ जिपअप via intramolecular hydrogen bonds, ensuring the potassium ion is encased or is fitted entirely in a lipophilic exterior as it crosses the membrane. Both valinomycin and nonactin are potent antibiotics. तो बेसिकली आपको सिर्फ 3-4 बातें याद रखनी है कि एक एंटीबायोटिक्स की तरह भी एक्ट करते हैं। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ आइनोफोर्स जो आपके नेचुरली इन्वायरमेंट में नेचर में आपको मिलते हैं। या काम होता है कि आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली ट्रांसफ़र हो सके जब भी आपके रिक्वायर्ड आयंस होते हैं आपकी बॉडी में ज़रूरत होती है जिनकी, ये पोटेशियम के लिए सेलेक्टिव होते हैं। और रीज़न इनका स्ट्रक्चर है कि आउटसाइड से तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है जो कि लिपोफिलिक कैरेक्टर देता है इनको, और अंदर से ये ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है ताकि जो आपका मेटल आयन है वो इजीली इनके साथ इंटरेक्ट कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं इनी-18s की। तो ये भी जो एग्जांपल है इनी-18s इज़, आई डोंट नो एक्चुअली इसको करेक्टली क्या प्रोनाउंस करेंगे, बट जो इनी-18s है दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ आइनोफोर। बट ये अगर हम कंपेयर करें वैलिनोमाइसिन से तो उसके कंपैरिजन में लेस एफिशिएंट होता है। बिकॉज अगर हम बात करें कि अमीनो एसिड बाइंडिंग यूनिट्स जो है वो कम होती है नंबर में, वैलिनोमाइसिन में अगर 4 हैं तो इसमें 2 ही होंगी, मीन्स उसकी आधी होती है लगभग, और इतनी प्रॉपरली ये बाइंड भी नहीं करता विद द आयन, ठीक है। सो इट इज़ रिलेटेड क्लोजली टू वैलिनोमाइसिन बट मेड अप ऑफ ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स. The Ini-18s transport alkali metal cations and alkaline earth metal ions, although they are much less selective than valinomycin. Many of the ionophores bind strongly to potassium, while only monacin actually binds sodium with any selectivity. ठीक है, तो जो हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़े हैं वैलिनोमाइसिन एंड नोनेक्टिन, दे आर सेलेक्टिव फॉर पोटेशियम आयन। अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम आयन के साथ कौन सा आप यूज़ करेंगे आइनोफोर, सो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ मोनेसिन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम अनायन बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे।